हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेंट रूल, राइट। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सी, बेंट रूल ने हम लोगों को शेप के बारे में कुछ अच्छी नॉलेज दी कि क्यों टी शेप बनेगा, क्यों स्क्वायर नहीं बनेगा, राइट। तो वो कुछ लॉजिक्स थे इनके, उनको हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। इधर देखेंगे सभी, बेंट रूल। बेंट रूल का मतलब होता है, सबसे पहली बात जो इसका पोस्टुलेट है या मैं बोलूँ जो रूल ने बोला है वो क्या चीज़ें बोली हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई लेस एस करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने क्या बोला? मैंने बोला है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एस करेक्टर कम होता है उनको ऑक्यूपाई करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, इसका मतलब मैं ये कहूं कि जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता होगा वहां पर एस करेक्टर क्या होता होगा? कम होता होगा। सीधी सी ऑब्जर्वेशन ये भी हो गई मेरी। चलिए, फिर मैंने बोला लॉन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। लॉन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड ऑक्यूपाइड मोर एस करेक्टर ऑर्बिटल्स। ये भी समझ में आ गई होगी बात कि जब मैंने बोला आप लोगों को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस एस करेक्टर को ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है, तो इसका मतलब लॉन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, ये ज़्यादा एस करेक्टर को फॉलो करते हैं। और दोनों में से अगर कोई मुझसे कंपेयर कराता है लॉन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड में से, तो नो डाउट लॉन पेयर के पास ज़्यादा एस करेक्टर होता है। या ये मैं कहूँ कि लॉन पेयर अगर कहीं है तो वहाँ पर एस ऑर्बिटल की प्रेजेंस है, या मैं बोलूँ एस ऑर्बिटल की प्रेजेंस ज़्यादा है, राइट। दोनों एक ही बातें हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। सी, लॉन पेयर विल ऑलवेज, ध्यान से सुनेंगे भाई, लॉन पेयर विल ऑलवेज हैव मोर एस करेक्टर देन डेट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड। ये बात मैंने अभी अभी रिपीट किया आप लोगों के सामने। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बात हुई, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक किसी विरासत के राजा हैं। मान लें कि आप किसी विरासत के क्या हैं? राजा हैं। और आपकी उस विरासत में आपके महल के अराउंड जो मेन मुख्य दरवाजे हैं वो हैं 5। यानी कि अगर कोई दुश्मन आप लोगों पर अटैक करना चाहता है तो वो 5 दरवाजों के थ्रू ही एंट्री कर सकता है, छठा दरवाजा है नहीं, ऐसा मानकर चलो। आपके पास 2 सेनापति ऐसे हैं जो बहुत ही धुरंधर यानी कि अच्छे हैं, और 3 सेनापति ऐसे हैं जो ओके ओके हैं, ऐसे समझो। और 2 ही द्वार ऐसे हैं, 2 ही गेट ऐसे हैं जिन पर जो कमजोर गेट हैं, मतलब कि जिन पे इजीली कोई अटैक कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं है? मान लो 2 गेट तो नीचाई पे हैं और बाकी 3 ऊंचाई पे हैं। आप बीइंग ए किंग, जो मजबूत सेनापति होगा उसको नीचे वाले गेट की तरफ भेजेंगे या ऊपर वाले गेट की तरफ भेजेंगे? बेसिक है ये तो, कि सर जो कमजोर जगह है, जहां पर स्ट्रेंथ कम है, वहां पर मैं ज्यादा पोटेंशियल वाले लोगों को भेजूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। अब जैसे टीबीपी होती है, 5 एंड होते हैं, पीसीएल 5 जैसे समझ लीजिए, तो वहां पर 3 तो इक्वेटोरियल है और 2 क्या है? एक्सियल। ये जो एक्सियल बॉन्ड है ना बेटा, ये बॉन्ड टेक्निकली वीक होते हैं। आपने सुना भी होगा एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं जी, हाँ या ना? टीबीपी के अंदर एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं? लंबे। तो उन वीक बॉन्ड्स पर मुझे कैसे सेनापति रखने होंगे? स्ट्रॉन्ग सेनापति रखने होंगे। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन इन टीबीपी। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? क्या मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? बोलो भाई, क्या मेरी बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है भाई? ऑफलाइन ऑनलाइन जरा मुझे मैसेज करके बताएं, एक बार मुझे मैसेज करके बताएं। मिशिका, आबेग, ब्रेगुशी, क्षितिज, लक्ष्य और जितने बच्चे बैठे हैं एक बार जल्दी से मुझे बताएं, क्या डेटा क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने वही तो लाइन बोली कि जो ज़्यादा पावरफुल है उसको लेस एस करेक्टर ऑर्बिटल पर रखना है, जो कम पावरफुल है उसको ज़्यादा एस करेक्टर पे रख सकते हो आप लोग, राइट। फिर मैंने बोला लॉन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड में कंपेयर करोगे तो लॉन पेयर का एस करेक्टर ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट, और मैं कह सकता हूं इस रूल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने बोला बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड लेंथ, या मैं ये कहूं बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये तो दुनिया में हर कोई जानता है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी
उतनी कम क्या हो जाएगी बेटा बॉन्ड लेंथ। बताओ अब ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी या अब ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, समझ पा रहे होंगे। तो जैसे ही मैं इसको स्ट्रेंथफुल बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, पहला पॉइंट। दूसरी बात, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है सर, हाउ? सी, एस करेक्टर का मतलब है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज, हाँ या ना। और न्यूक्लियस के जो क्लोज रहता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब ये हो गया सर, जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब एस करेक्टर, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये आपको रिलेशन याद हो तो सर ने बोला होगा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली। बोला था क्या? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली। देखिए बेंट रूल वहां बिल्कुल नहीं लग सकता, बेंट रूल वहां बिल्कुल नहीं लग सकता जहां पर सराउंडिंग एटम ही डिफरेंट हो। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बेंट रूल कहां नहीं लग सकता, जहां पर सराउंडिंग एटम क्या हो, डिफरेंट हो। वहां पर कभी भी बॉन्ड बेंट रूल जो है नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बेंट रूल कहां नहीं लगेगा, जहां पर सराउंडिंग एटम क्या हो बेटा, डिफरेंट। जहां सराउंडिंग एटम सेम हो, जहां बॉन्ड लेंथ देख रहे हो वो सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी आप जो है डेटा बता सकते हैं। अगर एलिमेंट ही डिफरेंट है तो बेंट रूल कुछ नहीं कर सकता। तो याद रखना, ये जो बात मैंने लिखी है ना, ये कब वैलिड है, जब सराउंडिंग एटम क्या हो, सेम हो। तुमने यहीं सराउंडिंग एटम डिफरेंट कर दिए तो पिक्चर खत्म, आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते, फिर तो साइज फिनोमिना आ गया। मान लो मैंने बोला कोई एफ है, बीच में सेंट्रल एटम है और ये एफ है, मैं लगा सकता हूँ, मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ एफ है और बीच में सेंट्रल एटम और यहाँ सी एल है, तो मैं बेंट रूल नहीं लगा सकता, मुझे यहाँ भी एफ चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तभी मैं बेंट रूल को अप्लाई कर सकता हूँ। चलो सर, अगर इनकेस कहीं 2% कम समझ में आया है तो जब सवाल आएगा तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, काम की बात, इंपॉर्टेंट बात। अगर ऐसी ज्योमेट्री जहां पर सभी बॉन्ड की लेंथ बराबर होती है, वो बॉन्ड लेंथ का ये बेंट रूल उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। सही बात है। जैसे मैंने बोला लीनियर बॉन्ड लेंथ बराबर है सराउंडिंग एटम की, मैंने बोला टेट्राहेड्रल बॉन्ड लेंथ बराबर है, कुछ कर ही नहीं सकते। यानी कि sp, sp2, sp3, इवन sp3d2। ऑक्ट्राहाइड्रल के अंदर भी पूरे 6 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, भले एक्सियल हो भले इक्वेटोरियल हो। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आप कहोगे बिल्कुल सर आ गई है। चलो, तो मतलब कि ये 4 ज्योमेट्री ऐसी हैं जिन पर बेंट रूल का कोई काम नहीं है। तो सर जहां काम है वहां सिखाना शुरू कर दें क्या? देखिए सभी स्टूडेंट्स, मैंने बोला आप लोगों को sp3d। प्यारे बच्चों, sp3 जब आता है जब z की वैल्यू कितनी हो, 5 हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर pCl5 ले लेता हूं। क्या बात समझ में आई है? अगर मैं z निकालूं तो यहां पर ये वैल्यू कैसे आएगी, 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बिकम इक्वल टू 5। देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए इसके लिए, sp3d। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, अभी पेन नहीं चलाएंगे, अभी ध्यान से पहले सुनेंगे। अगर मैं इस डेटा को देखूं तो क्योंकि ये TBP है तो क्या इसका फोटो ऐसे बनना चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनना चाहिए। बीच में फॉस्फोरस और इस केस के अंदर क्लोरीन 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 और क्लोरीन। क्या ये डेटा समझ में आया भाई? क्लोरीन 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 क्लोरीन। चलो जी सर, यहाँ तो क्योंकि सभी ये अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या ऐसा लिख लूँ, ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड है, क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि इस बॉन्ड का जो एस करेक्टर है वो क्या होगा बेटा, कम। लेकिन जो ये बॉन्ड इक्विटोरियल है इनका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा, जरा बता दो मुझे सर, ज्यादा। और अपनी कथा के अनुसार जो एस करेक्टर में कम है यानी कि कमजोर है, उस पर कौन सा सेनापति जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला। ये तरीका याद हो गया। इसका मतलब अगर मैं फोटो ऐसे बना लेता PF3Cl2, तो इस केस में बेंट रूल कहता है कि सर हाइब्रिडाइजेशन तो वही आएगी sp3d, लेकिन फोटो बदल जाएगा। और कैसा बदलेगा, ऐसा मत देखना कि आप यहां पर 3 बॉन्ड को देखकर, इक्विटोरियल बॉन्ड को देखकर क्या लगाने की कोशिश करें, फ्लोरीन, वो गलत हो जाएगा। जो एक्सियल बॉन्ड हैं उनके अंदर आता है पावरफुल
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि कमजोर साइट पर कौन मूव करता है? स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर फ्लोरीन आएगा पहले यहाँ पर। अब क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर एक फ्लोरीन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। और इस केस में यहाँ कौन आ जाएगा? सर क्लोरीन, और ये भी क्या आ जाएगा? क्लोरीन। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो। देखिए मैं अभी आप लोगों की आंखें खोल रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखें भाई सभी बच्चे। 2 मिनट के अंदर फैसला हो जाएगा कि आप लोगों को कितनी बातें समझ में आ रही हैं और कितनी बस आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं सर की। ये देखिए हम बहुत आसान पढ़ाते हैं, है ना? बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। देख बेटा, इसका नाम है फ्लोरीन, इसका नाम है फ्लोरीन, और इसका नाम है फ्लोरीन। बहुत बढ़िया सर। सर आपने एक बार हमें जीवन में सिखाया था। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये पिक्चर सी है। बोलो गेम समझ में आ रहा है? ए पिकोमीटर, बी पिकोमीटर और सी पिकोमीटर, ये कहानी है भाई अपनी। मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ, ए बी सी की बॉन्ड लेंथ को अगर मैं अरेंज करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि देखो इस वाले के पास एस करेक्टर कम है? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर एस करेक्टर कम है तो इसका मतलब हो गया कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। सही है क्या? देखो यहां लिखा हुआ है मैंने। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। बोलो गेम समझ में आ गया? बोलो भाई। सर इसका एस करेक्टर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होनी चाहिए। सर ये इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे? सर ये तो तीनों इक्विटोरियल हैं। तो सर की बात याद आ रही है क्या? सराउंडिंग एटम सेम होगा तभी बेंट रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसका मतलब बेंट रूल यहां ए पर और बी पर तो लग सकता है, लेकिन सी की बॉन्ड लेंथ पर बेंट रूल नहीं लग सकता। मैं ए बी को कंपेयर करके तो बता दूंगा कि ए की बॉन्ड लेंथ बड़ी है किससे? बी से। ये बात सही है, लेकिन मैं क्या नहीं बता पाऊंगा? मैं नहीं बता पाऊंगा कि सी का क्या रिलेशन है। तो यहां पर अपनी बेसिक थ्योरी काम आएगी। देखो तुम्हारा नाम फ्लोरीन है, तुम्हें प्यार से फ्लोरीन और तुम्हें प्यार से फ्लोरीन के नाम से ही जानते हैं। क्लोरीन तुम्हारा साइज बड़ा है, और जिसका साइज बड़ा उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी, जिसका साइज बड़ा उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी। इसका मतलब दोनों से मैं कंपेयर करके ये बात लिख सकता हूं कि सी की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी और उसके बाद ए और उसके बाद बी। क्या ये डेटा समझ में आया? बोलो भाई डेटा समझ में आ गया? मुझे एक बात समझ में आ गई, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्या बात समझ में आ गई? यहां आ जाओ, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर मैं लिख सकता हूं कि यहां पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा का मतलब बॉन्ड लेंथ कम। बोलो बात समझ में आई क्या? ये डेटा समझ में आया क्या सभी स्टूडेंट्स को? बताएं भाई ऑनलाइन। क्षितिज, लक्ष्य, मिशिका, अबिक, बताइए जरा। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो भाई सभी। डेटा क्लियर हुआ? यहाँ तक का डेटा सभी क्लास के स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। नोट करिए बहुत जल्दी से, नोट इट डाउन। चलिए जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या कहता है हमसे? नेक्स्ट कहता है, कहाँ है नेक्स्ट? नेक्स्ट में होगा। चलो sp3d2। sp3d2 से पहले उसी में थोड़ी सी एक याद एप्लीकेशन बता दूं आप लोगों को। देखो ज़रा ध्यान से। जैसे मैंने ना यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनो, मैंने लिखा हुआ है यहाँ p, है ना? p के बाद मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, मान लेता हूँ f का बना दिया, यहाँ f का बना दिया और यहाँ f का बना दिया, ठीक है? और बच्चा मैंने ना यहाँ पर लॉन पे ले लिया। हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है ये बताओ पहले। हमें दिखाई दे रहा है टी शेप दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ना ऐसा कहा जाता है, इनिशियली अगर मैं देखूं तो ये वाला एक्सियल बॉन्ड है, और एक्सियल का परपेंडिकुलर एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री एंगल होता है या नहीं होता? लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसका एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो मेरा आंसर ये होगा, ये एंगल जो भी होगा ना, इट इज़, क्योंकि ये लॉन पेयर क्या काम करेंगे? रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन क्रिएट करने के बाद ये एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखाई देता है। जैसे मैंने इसके अराउंड ऐसे लाइन खींच ली, थोड़ा फील करना बेटा जी, है ना? फील कर पा रहे हो भाई? बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन मुझे लग रहा है क्या कि 90 होगा, लेकिन क्या ये सच में 90 होगा? नहीं, ये लेसर देन 90 होगा। ये जो एंगल आप सोच रहे हो कि 90 होगा, इट इज ऑलवेज लेसर देन
डिस्टॉर्ट हो रहा है थोड़ा सा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मान लो जे एडवांस में सवाल पूछ लिया, टीबीपी के अंदर कितने एंगल होते हैं? दुनिया ने बताया जी परपेंडिकुलर होते हैं 6 एंगल। 90 डिग्री के कितने होते हैं? 6 एंगल। लेकिन यही पूछ लेगा वो टी शेप में 90 डिग्री के एंगल कितने होंगे, तो बच्चा क्या लिखेगा? क्या लिखेगा भाई? एक ये तो है ही ना, चलो लॉन पेयर वाला एंगल हटा देगा, पर ये एक एंगल ये और एक एंगल ये, दो तो लिखेगा, दो नहीं होंगे, 0 होंगे। परफेक्टली 90 एक भी नहीं होगा इसमें। लॉन पेयर आते ही एंगल क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बात मैंने ऐसे ही बता दी। चलो इसको जरा ध्यान से देखें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ sp3d2 के अंदर। यार ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है कि मान लेता हूँ ये मेरे पास ना ऐसा कुछ है, x मान लेता हूँ, ये a है, ये b है, चलो a ही लगा लेते हैं, a और a, ये a और ये a। मतलब इसकी जितनी भी साइड्स है ना बेटा, इसका नाम क्या होता है बताना? ऑक्ट्राइडल ना, हाँ या ना? क्या नाम होता है इसका? ऑक्ट्राइडल। या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, हाँ या ना? स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो बेटा ये दोनों ही बाई पिरामिडल क्यों कह रहा हूँ, ये देखो, हाँ या ना? पिरामिड है या नहीं? ऐसे इसके साथ भी बनेगा ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, या मैं बोलूँ ऑक्ट्राइडल। कितना मतलब अजीब सा लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें हर सेंटर से हर बॉन्ड की दूरी क्या है? सेम है। तो इसमें ना कोई एक्सियल ना कोई इक्विटोरियल। ऐसा मानकर चलो कि यहाँ लॉन पेयर कहीं भी लगा सकते हो, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहीं भी लगा सकते हो। बात समझ में आई क्या? बोलो भाई। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ XeF4, बताओ जरा Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये पिक्चर 6 आ गई। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया। अब सर हमें ना किताब में ये ज्ञान दिया जाता है कि इनको ऐसे ऐसे लिखना और फिर यहाँ ऐसे लगा देना, यही तो सिखाया जाता है। अब ये महा कन्फ्यूजन है। ऐसा लग रहा मानो एक्सियल बॉन्ड पे हम लोग जो है लॉन पे लगा रहे हैं। कहीं लगाओ, कहीं भी लगाओ, जहाँ तुम्हारी इच्छा करे कहीं भी लगाओ, शेप ज्योमेट्री सब एक जैसी होंगी। एक्सी मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना लिया ऑक्ट्राइडल वाले, मैंने यहाँ लगाया लॉन पेयर, नहीं लगा रहा मैं, इधर लगाया मैंने। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये तो भी गलत नहीं है, ये जो भी है ये सही है। बस हमारी आंखें कह रही हैं कि मानो जैसे ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर ही है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये डेटा अपने दिमाग में आप लोगों को रखना है, बेहद जी है, बेहद जी। चलो सर मानकर चल रहे हैं, आप कह रहे हैं तो ये ठीक ही होगा, राइट? तो याद रहे बेंट रूल इस ज्योमेट्री पे नहीं लगने वाला। जरा यहाँ आ जाते हैं, काम की बात सुने भाई, इसके अंदर काम की बातें आती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुने सभी बच्चों। हाँ अपोजिट वाली साइड लगा दो, वैसे तो सेम साइड लगाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिपल्शन की वजह से बस एंगल डिस्टॉर्ट होगा, रहेगा भाई। देखो sp3d3 इसका फोटो कैसे बनता है? जब z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7। याद है आप लोगों को? जैसे IF7, अब इस केस के अंदर मुझे ऐसा सिखाया जाता है, मानो ये x एक एलिमेंट है और आप लोगों ने इसको ऐसे बनाया था, अगर मैं याद करूं आप लोगों से, तो आप लोगों ने इसको ऐसे तो बनाया था। एक तो पेंटागन बना लेते थे और एक बीच में सेंटर एटम लगा लेते थे और इसको इनसे जोड़ देते थे, सही है क्या? और इसको जोड़ने के बाद एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे। ये बता रहा है कि ये एक्सियल है और ये जो प्लेन पर है ये कैसे बॉन्ड है बेटा जी? इक्विटोरियल। कैसे बॉन्ड है? इक्विटोरियल। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो भाई। इक्विटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड का गेम आपको समझ में आ गया? ध्यान से सुनेंगे सभी। एक बात आपको बतानी है यहाँ पर, क्या कि ये जो बॉन्ड मैंने बनाए हैं जिनको मैं एक्सियल बोल रहा हूँ, और ये जो बॉन्ड मैंने इक्विटोरियल बनाए हैं, इनमें से लंबा बॉन्ड कौन सा है? एक्सियल या इक्विटोरियल? तो आप कहेंगे एक्सियल, लेकिन गलत है। यहाँ पर इक्विटोरियल की बॉन्ड लेंथ किससे ज़्यादा है? एक्सियल से ज़्यादा है। इसका रीजन, जो रीजन है इसका वो है 72 डिग्री एंगल का होना। 72 डिग्री एंगल का होना, जिसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट होना। और रिपल्शन क्रिएट जब होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ बेंट रूल लगाना है तो बेंट रूल क्या कहेगा? बेंट रूल कहेगा कि अगर तुम्हें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाना है तो कहाँ लगाऊं? बोलो सर। अगर मुझे लॉन पेयर लगाना होगा ना, जैसे मैंने एक ज्योमेट्री बनाई, बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ये मैंने सिखाया हुआ है वैसे VSEPR थ्योरी में। जो बच्चा पहली बार मुझसे पढ़ रहा है VSEPR थ्योरी की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने इसका रूल बताया हुआ है। एक लॉन पेयर आएगा तो इक्विटोरियल,
दो आएंगे तो एक्सियल, सिखाया हुआ है। बहुत ध्यान से सुने भाई, जैसे मैंने एक ज्योमेट्री बना ली XEF6, बहुत ही फेमस है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है प्यारे बच्चों। इसमें अगर मैं z की वैल्यू देखूं तो क्या बनाओगे आप लोग, 8 + 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7। अगर मैं लॉन पेयर निकालना चाहूँ तो z माइनस सराउंडिंग एटम, 7 - 6 यानी कि 1, 1 लॉन पेयर आना है, हाँ या ना। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्या किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग एक लॉन पेयर यहाँ लग जाता है, हाँ या ना, ईमानदारी से बताओ लगता है कि नहीं लगता। लेकिन जब डीप में इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो पता लगता है कि एक्सी लगाते हैं बीच में, एक फोटो ऐसे लगाते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन का, एफ 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 और ये भी एफ और ये भी एफ, हाँ या ना। कितने एफ हो गए, 6, और फिर एक लॉन पेयर ऐसे लगा देते हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो ज्योमेट्री बनी है ये देखो सर, आप ही देख लो, ये ऐसे बनी है सर, इसका नाम है पेंटागन, और ये था बाई पिरामिडल जो इसका नेटिव नेम था। एक हट गया तो बन गया पेंटागन, क्या बन गया, पेंटागोनल पिरामिडल, हाँ या ना। अरे हाँ या ना में जवाब तो दे दो, क्यों भाई आप एक गलत है। जीवन में कभी भी इस ज्योमेट्री का नाम, इस शेप का नाम पेंटागोनल पिरामिडल मत बोल देना, इसका नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जैसे ही तुमने बोला ना पेंटागोनल पिरामिडल, तो आपको ऐसा आभास हो रहा है मानो एक लॉन पेयर कहां जा रहा है, एक्सियल पर, हाँ या ना। एक्सियल पे जा रहा है ना भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग, लेकिन गलत है, इक्वेटोरियल पे जाना चाहिए। ये थ्योरी की डीप है, मतलब इसका नाम कभी भी पेंटागोनल पिरामिडल नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहाइड्रल, या इसका दूसरा नाम भी है कैप्ड ऑक्ट्राहाइड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ये कहानी बेंट रूल की है भाई। बेंट रूल बताता है कि लॉन पेयर कहाँ आना जरूरी है इस केस में, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ना कि एक्सियल पे, जब एक लॉन पेयर होगा। तो ये डेटा आप लोगों को लमसम सा क्लियर हो गया होगा। बहुत ध्यान से देखो, जल्दी से इसको नोट कर लो, बहुत जल्दी से नोट करो। चलें जी, इसके बाद देखें सभी। नेक्स्ट अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर sp3d4 जियोमेट्री आ जाए, sp3d4 कब आएगी, जब z की वैल्यू क्या होगी, 8। सर z की वैल्यू 8 वाला केस तो आपने पढ़ा ही नहीं था, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जब हम लोग एक तरफ से चीज़ों को कवर कर रहे हैं तो पूरी ढंग से ही करना चाहिए, है ना। चलो देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ आपसे sp3d4, पहली बात तो सुन लो, ऐसी ज्योमेट्री में कभी भी लॉन पेयर्स नहीं होंगे। जब लॉन पेयर नहीं होंगे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका दूसरा नाम और क्या लिख सकता था, p3d4। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, क्योंकि लॉन पेयर को तो कौन ऑक्यूपाई करता है, s। आगे बात समझ में, इसको p3d4 भी मैंने देखा है। अब p3d4 में देखो d के अंदर dx² y² और dz² भी होता है। अगर z² आउट, जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ोगे, सर कितना ऊपर का पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब समझ लो ऐसा dz² होता है। अगर dz² की इन्वॉल्वमेंट है तो ज्योमेट्री जो बनेगी वो बनेगी डोडेकाहेड्रल, और अगर यहाँ पर dx² y² की इन्वॉल्वमेंट है तो बनेगा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ये कहीं ना कहीं पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बना रहा हूँ फोटो, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे। मैं फिर ये भी कहूँगा कि इसको ज़्यादा माथे में उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा नाम याद कर सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा माथे में उतारने की ज़रूरत नहीं है, अप टू जेईई एडवांस। देखो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी और सीखने की कोशिश करें। इसका नाम है डोडेकाहेड्रॉन, राइट। ये कैसे बनता है इसको समझो। मान लो यहाँ पर एक कोई मेटल होगा, जनरली मेटल के कॉम्प्लेक्स होते हैं। मान लेता हूँ यहाँ एक मेटल है, ठीक है ना। एक बॉन्ड ऐसे बना दो, एक बॉन्ड इसी से ऐसे बना दो। जैसे मुझे याद आ रहा है कोबाल्ट O8 3- ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये इसी ज्योमेट्री को फॉलो करता है, ठीक है ना। लिख दूँ क्या, COO8 3-।
अब जैसे मान लो कोबाल्ट था, ठीक है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, डंडा ऐसे खींच दो, ठीक है, इट्स नॉट कोबाल्ट, ये क्रोमियम होना चाहिए, क्रोमियम, ठीक है ना। अच्छा अगला भी ऐसे बना दो, एक ऐसे ऑक्सीजन और एक ऐसे ऑक्सीजन, अगला भी ऐसे बना दो, एक ऐसे ऑक्सीजन एक ऐसे ऑक्सीजन, अगला भी आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये जो ज्योमेट्री है इसका नाम है डोडेकाहेड्रल। नेक्स्ट आ जाओ स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देखो बड़ा ही सिंपल है ये, तो ऐसे बना लो, एक स्क्वायर बना सकते हो 3D में, और एक स्क्वायर बना ले मेरे भाई ऐसे ही दोबारा, बीच में समझो कि ये मेटल है, ठीक है, बीच में समझेंगे कि क्या है ये मेटल, बस जोड़ देंगे इसको, एक ऐसे जोड़े, एक ऐसे जोड़े, एक इसके ऊपर से इसको ऐसे जोड़ दें और यहां से इसको ऐसे जोड़ दें। जोड़ सकते हो? यहां जाओ, फील कर पा रहे हो जबरदस्त ड्राइंग का प्रदर्शन देख रहे हो आप लोग? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एंटी प्रिज्मेटिक। क्या नाम है इसका? एंटी प्रिज्मेटिक। मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा माथे में लगाने की ज़रूरत, बस केवल और केवल नाम याद हो बहुत है। कभी कभी पूछ सकता है कि Z=8 है, एंटी प्रिज्मेटिक बन रही है, बताओ डी का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो क्या बोलोगे? x²y²। कभी जीवन में केमिस्ट्री आगे पढ़ने का मौका मिले तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन नाम का एक डिस्टोर्शन है, वहाँ ये खेल सिखाया जाता है, खुफिया खेल है ना। अब ध्यान से देखो, अभी फिलहाल के लिए मैं मान रहा हूँ कि ये दोनों बातें आप लोगों को पता लग गई हैं, ठीक है। ऐसा कुछ फोटो सर इसका दोबारा बना दो यार, एक स्क्वायर ऊपर बना, एक स्क्वायर नीचे बना, बीच में बिंदी बना ले और इन सबको जोड़ दे, जैसे जुड़े वैसे जोड़ दे। आगे बात समझ में? इसी का नाम क्या है? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, राइट। मान लेते हैं कि ये बात आपको समझ में आई। अब खेल शुरू हो रहा है फिर से बेंट रूल का। चलो बेंट रूल ये दोबारा आ चुका भाई, एप्लीकेशन पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कह रहे हैं मुझसे ये अमोनियम है, दैट इज NH4 पॉजिटिव, ये कंप्लीटली टेट्राहाइड्रल फॉर्मेशन में होता है। टेट्राहाइड्रल में बनने वाले बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 6। 4 तो दिखाई देते हैं और नीचे से 2 और बनते हैं, 6 क्या होते हैं उसके अंदर? बॉन्ड एंगल, राइट। सी अमोनिया की बात कर लूँ तो इसका फोटो ऐसे बनेगा, और NH2 नेगेटिव की बात कर लूँ तो फोटो ऐसे बनेगा। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है, मैं कह रहा हूँ जी इसको मैंने A पिकोमीटर बोला है, इसको B पिकोमीटर बोला है, इसको C पिकोमीटर बोला है, मुझे बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करके दिखा दो ABC को, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? देखो सर, 2 लॉन पेयर, जब इसके पास 2 लॉन पेयर हैं तो इसका मतलब इस केस में इसका एस करेक्टर क्या होगा भाई? मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? याद करो, अरे सर ने बताया था क्या? बोलो भाई, ये बात बताइए कि नहीं बताइए? देखो जरा, बेंट रूल की पहली जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने बात बोली है कि लॉन पेयर विल ऑलवेज हैव मोर एस करेक्टर। इसका मतलब लॉन पेयर के पास एस करेक्टर क्या होगा? अब एक मैक्सिमम होगा। और अगर लॉन पेयर के पास एस करेक्टर मैक्सिमम है, इसका मतलब हो गया कि इन भाइयों के पास पी करेक्टर मैक्सिमम होगा और एस करेक्टर क्या होगा? मिनिमम। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कुछ तो बोलो। तो मतलब अगर ऊपर एस करेक्टर ज्यादा है तो नीचे एस करेक्टर कम होगा, और एस करेक्टर कम होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। क्या गेम समझ में आया? तो इसका मतलब मैं आंख बंद करके भी इस सवाल का आंसर दे सकता था। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और आप भी दे सकते हो। सीधा सीधा देखना है लॉन पेयर। लॉन पेयर जहां है वहां एस करेक्टर ज्यादा है, और जहां एस करेक्टर ज्यादा है उसके अपोजिट में एस करेक्टर कम होगा, और जहां एस करेक्टर कम होगा वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। बोलो गेम समझ में आ गया क्या? चलो सर मान लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। एंगल की बात कर लेते हैं। लो बॉन्ड एंगल आ चुका है, बताओ जरा मुझे बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई ये जो A है इसके पास एस करेक्टर की कमी है, इसमें तो ज्यादा है फिलहाल। तो यहां देख लेते हैं, इसका अगर मैं देखूं तो इसके पास एस करेक्टर क्या है बेटा? कम है। अरे हाँ या ना में जवाब तो दो। और जिसके पास एस करेक्टर कम होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है। और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नलायको, मैंने बात तुम्हें पहले बताई है, बताओ बार बार बताऊंगा क्या? एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। देखो जब भी मैं इस टाइप के सवाल करता हूँ ना, मेरा पहला प्राइमरी काम होता है एस करेक्टर देखना, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, और एस करेक्टर से सीधा मेरा दिमाग कहता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद में खेल लेता हूँ कि बॉन्ड लेंथ होगा या बॉन्ड एंगल होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब जिसका एस करेक्टर कम मतलब इसका कम, और जिसका एस करेक्टर कम तो मतलब उसका बॉन्ड एंगल भी कम। इसका मतलब ये जो पिक्चर है,
θ3 वाली, इसका एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। फिर θ2 आ जाना चाहिए, फिर θ1 आना चाहिए। कितने बच्चों को ईमानदारी से बता दो, बात समझ में आ गई? रेज योर हैंड, ईमानदारी से हाथ खड़े कर लो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताओ जरा, कितने बच्चों को सर की बात समझ में आ गई है? आबेक, क्षितिज, लक्ष्य, निकुंज, बताओ जरा कितने बच्चों को ये डेटा समझ में आ गया है? क्लियर है? क्लियर है, बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये डेटा समझ में आ गया। सारा खेल किसका है? एस करेक्टर देखने का। जो एस करेक्टर पे खेल जाएगा वो काम अच्छा कर जाएगा भाई, ठीक है। चलो ये नोट करने की जरूरत है क्या? जल्दी से नोट, जरूरत तो है ही तुम लोगों को, चलो नोट करो जल्दी से। चलिए जी नेक्स्ट, इधर आ जाइए। बस 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 बस, बहुत ध्यान से देखो, इधर आओ भाई। नेक्स्ट बस 2-4 सवाल हैं अच्छे अच्छे, उनको करते हैं। बहुत जल्दी से बता दीजिए। ABC बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, किसकी बॉन्ड लेंथ कम? अभी अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था क्या? सर इसके अंदर एस करेक्टर, सर इसके अंदर एस करेक्टर कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो हाँ या ना। जहाँ तुम्हें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखेगा मतलब समझ जाएंगे एस करेक्टर कम मिलेगा, और एस करेक्टर कम मिलेगा तो स्ट्रेंथ कम, स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। इसका मतलब ए की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी किससे? बी से, लेकिन इनसे भी ज़्यादा किसकी? सी की। किसकी ज़्यादा होगी? सी की। और रीज़न क्या है जी? रीज़न है इसका साइज़, इसका रीज़न है साइज़। इधर आ जाओ, ये देखो ज़रा सर, इसमें देखने से ही पता लग रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूँ तो सिग्मा, पाई, सिग्मा और एक लॉन पेयर, मतलब sp2 है क्या? ये भी sp2 मिलेगा। अब दोनों में अगर मुझे देखना है ए और बी के बीच में बॉन्ड लाइन देखनी है, बढ़िया सवाल है भाई, ध्यान से देखेंगे सभी। ये पूछा हुआ जेई का सवाल है बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने बोला सिग्मा सिग्मा लॉन पेयर। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर लॉन पेयर है तो बेटा जी इसका एस करेक्टर क्या होगा? बस मुझे इतना बता दो, इसका एस करेक्टर क्या होगा? मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? बोलो। और यहाँ अगर एस करेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ एस करेक्टर क्या होगा? कम होगा। और अगर यहाँ एस करेक्टर कम होगा प्यारे बच्चों, तो हम क्या सीखें इस बात से? इस बात से सीखें कि यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बोलो हाँ या ना। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ लॉन पेयर का पचड़ा है ही नहीं, तो ए की वैल्यू बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा होगी, बोलो हाँ या ना। अगला सवाल दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर मुझे एक लॉन पेयर यहाँ दिखाई दे रहा है, एक लॉन पेयर यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सर इसमें अरेंज क्या? अच्छा ए ये है और ये क्या है बेटा? बी। बताओ जल्दी से आंसर। सर देखो ये है एफ, सही है क्या? हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम आनी है। सर ये एफ है और एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा। और जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वहाँ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है? कम होता है। एस करेक्टर कम होने का मतलब इसके अपोजिट में एस करेक्टर का ज़्यादा होना, और एस करेक्टर अगर यहाँ ज़्यादा है तो बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा, बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो पिक्चर समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना में जवाब तो दे दो कि ए की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों और बी की बॉन्ड लेंथ कम क्यों, क्या गेम समझ में आ गया? अगला देखो जरा ध्यान से, अगला आता है, ये बढ़िया सवाल है भाई, ये अच्छा सवाल है तो सिंपल। बताओ मुझे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अरेंज करो बॉन्ड लेंथ में। सर एक बात बताओ, सर ये तो क्या है? ए ही है। सर ये भी सी एफ बॉन्ड है, सी एफ बॉन्ड है, सी एफ बॉन्ड है, सी एफ बॉन्ड है, इन्हीं में अरेंज करना बॉन्ड लेंथ। तो कैसे अरेंज करेंगे? तो पहले देखो इसके सराउंडिंग एटम को देखो। सर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, और एक यहाँ हाइड्रोजन मिल गया और यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, हाँ या ना? देखो जरा ध्यान से, इधर देखोगे सभी। एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ एस करेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ एस करेक्टर क्या मिलेगा? कम। उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो एस करेक्टर कम होगा, तो यहाँ एस करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा। एस करेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब बॉन्ड लेंथ, बोलो हाँ या ना। ये गेम समझ में आया नहीं आया? तो मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए भाई? कम होनी चाहिए। यहाँ आ जाओ जरा, इस केस में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर सर 2 हाइड्रोजन है क्या? वहाँ 3 हाइड्रोजन तो, यहाँ क्या है? 2 हाइड्रोजन। तो सर केस तो ऐसा ही बनना है, केस तो क्या बनना है? ऐसा ही बनना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सर देखो यहाँ पर एस करेक्टर ना बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। उल्टा बोल रहा हूँ भाई मैं। फ्लोरीन का मतलब हो गया परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का कम होना, और एस करेक्टर का कम होना तो मतलब यहाँ तो पूरे में ही कम है। यहाँ पर एस करेक्टर क्या है? कम है। नहीं ये बात समझ में? और बॉन्ड लेंथ मुझे बतानी है कौन सी? अच्छा ठीक है, मुझे ये वाली बॉन्ड लेंथ बतानी है ना यार। तो अरेंज हो गया। फिर देखो जरा ध्यान से, इसका अगर एस करेक्टर कम है तो इसका एस करेक्टर क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो। और इसका एस करेक्टर कम है तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है क्या होनी चाहिए? बोलो भाई, बॉन्ड लेंथ इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? मिनिमम है। नहीं समझ पाए?
भाई मैंने बोला एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, होता है कि नहीं होता है ये बता दो बस मुझे, सही है ना। मैं कह रहा हूं सर ये एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, लेकिन यहाँ सर बहुत सारे एफ है ना, बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर एस करेक्टर क्या पाया जाएगा, एस करेक्टर क्या पाया जाएगा भाई, इससे अरेंज करो, सुनो ध्यान से सुनो। यहां अगर मैं बोलता हूं ये डी मुझे बताना है, इसका एस करेक्टर कम है, इसका एस करेक्टर क्या है, कम, तो इसका मतलब इसके अपोजिट में अगर मैं आता हूं तो ये हाइड्रोजन है ना, ये क्या है हाइड्रोजन, यहाँ एस करेक्टर क्या होना चाहिए, ज़्यादा, एस करेक्टर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। लेकिन जब एस करेक्टर में इसमें बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में देखता हूँ भाई ये तो कॉमन 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 है ना, तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो गई, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई इसकी। हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, दोबारा ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ इस कार्बन और इस फ्लोरीन में बॉन्ड देखता हूँ तो फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका एस करेक्टर क्या होना चाहिए, कम, एस करेक्टर कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। नहीं आई बात समझ में भाई, बात समझ में आई या नहीं आई। तो डी के केस में बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। सर यहाँ पर एक फ्लोरीन और आ गया तो मतलब इसकी ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, इससे कम। यहाँ पर दो फ्लोरीन है तो ये कितनी हो जाना चाहिए, बी, और यहाँ पर ए ही आ जाएगा तो ये ए। बोलो बात समझ में आई आप एक भाई, बाकी स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले भी बताएं क्या गेम समझ में आया, क्या गेम समझ में आया नहीं आया, पक्का यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। अपोजिट तरीके से भी इसको जो है देख सकते हो आप लोग, कैसे सर, ऊपर अगर एस करेक्टर ज़्यादा है, कम है, तो नीचे एस करेक्टर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। भाई एक हाइड्रोजन ही तो है, एक क्या है, हाइड्रोजन ही तो है, राइट। तो ये डेटा आप लोगों को समझ, नोट कर लो जल्दी से। आइए जरा ये 2-3 सवाल और देख लीजिए भाई, अच्छे हैं। अरेंज इन द बॉन्ड एंगल, ये मतलब ये एक्सेप्शन ही है ना, मैं बोलूँ अच्छे सवाल बोल सकते हैं ना, ये क्या ही एक्सेप्शन लिखना, बोलो अच्छे सवाल है बस, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, इधर देखेंगे भाई सभी बच्चे। बेटा आपको ये एंगल दिया हुआ है गामा, एफ सी और एफ के बीच में एंगल, ठीक है। ये एच सी एच के बीच में अल्फा, और एफ सी एच के बीच में क्या दिया हुआ है बेटा, बीटा। आपको अरेंज करना है एंगल। मैं उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भैया जो एस करेक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के, ये बात सही है, पहले बता दिया था मैंने। एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है जी, बॉन्ड एंगल। चलो सीखते हैं, मुझे बताओ जहां जहां ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं देखूं वो ज़्यादा है क्या, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब एस करेक्टर का क्या होना, कम होना, सही है क्या। और एस करेक्टर जहां पर कम होगा वहां बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो सर गामा भाई साहब तो सबसे कम होने वाले हैं, बोलो हाँ या ना, गामा क्या होना है, सबसे कम। चलो इधर आ जाते हैं। सर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनमें देखता हूं तो सर ये क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए तो मैक्सिमम एंगल अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं अल्फा बताऊंगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर ये वाला एंगल पूछूं तो नो डाउट बीच में आएगा भाई, सभी से सवाल हुआ ही नहीं हुआ, बेसिक सवाल था। यहाँ आ जाओ, ये लो, ये आ चुका है क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, ये एंगल है मेरे पास गामा, एंगल है बीटा, एंगल है अल्फा। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या लगाओगे सर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका एस करेक्टर क्या होता है, कम होता है, और एस करेक्टर कम होने का मतलब बॉन्ड एंगल भी कम होगा, लेकिन गलत होगा। वाई, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, और यहाँ एस करेक्टर करेगा क्या, जब साइज फैक्टर आ गया, ये साइज इतना बड़ा, ये साइज इतना बड़ा, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, रिपेल कर लेंगे, रिपेल करके एंगल को बढ़ा देंगे। हमने क्या सोचा, सबसे कम होगा क्या, सबसे ज़्यादा। नहीं आई बात समझ में, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। अब आ जाओ क्लोरीन और हाइड्रोजन देखो सर, पता लग रहा है सर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सर, ये तो सर एस करेक्टर क्या होना चाहिए, ज़्यादा, एस करेक्टर ज़्यादा, तो सर इसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। किसका होगा, इनका होगा दूसरे नंबर पे। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर क्लोरीन का साइज बड़ा तो ये भी एक टाइप का रिपल्शन है,
क्लोरीन का जब भी केस आए ना, देखो फ्लोरीन तक बात सही है, साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सारे टर्म्स हैं, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेटा से ही आपको परेशान करता आया है। तो जब भी क्लोरीन आए ना, तो एक बार सोच लीजिए क्या कहीं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो नहीं है, क्या कहीं एटॉमिक रिपल्शन तो नहीं है। अगर रिपल्शन है तो उसको बहुत ध्यान से देखना होता है। इसका मतलब ये हो गया सर, पहले नंबर पे गामा, दूसरे नंबर पे बीटा और तीसरे नंबर पे अल्फा। बेटा अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? लो मैं बता रहा हूँ, ये जेई मेन है, ये जेई एडवांस है, ओलंपियाड है, ठीक है। आओ जरा बताओ। हाँ भाई आबेक बताएगा? और कोई बच्चा है भाई क्लास में जो बताए हमें? इस सवाल का आंसर जो बताएगा उसको प्राइज मनी है, जैसे कि 5 रुपये 10 रुपये है ना, इस टाइप से। तो बताओ जरा। मेरे पास ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, आप देख रहे हो लॉन पेयर का खेल तो आपको पता ही है। सवाल ये है कि बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज कर दे इसको, बॉन्ड एंगल है ये, अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल। चल बेटा बता, जल्दी बता दे, इतना टाइम नहीं है। बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज कर दो। बोलो भाई, इसको मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, जल्दी बता दो। फ्लोरीन देन क्लोरीन देन, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा? अब ऐसे तो परम्यूटेशन बिठा ही लोगे तुम, एक बार इंक्रीजिंग, एक बार डिक्रीजिंग, एक बार बीच वाले को लास्ट में, एक बार बीच वाले को पहले, है ना? तुम ही लोग चालाक हो फिर तो। बता भाई आवेक। आवेक कह रहा सर सोच रहा हूँ, पर सोचने में आ ही नहीं रहा। हाँ तो क्या ऑर्डर है? ऑर्डर बताओ सीधा। CAB, ओके। और बताओ भाई, कैब के अलावा कोई बोल रहा हो तो। CAB, हाँ जी CAB। आबिक तो बिल्कुल चुप हो गया है ना। आबिक, क्षितिज, लक्ष्य, मिशिका, कम से कम ये तो बताओ कि मैं निकाल रहा हूँ या नहीं निकाल रहा। हमें कैसे पता लगेगा? टाइम तो खराब नहीं कर रहे आप लोग? बोला सर अब तो लगने लगा है, टाइम ही खराब हो रहा है। चलो ठीक है, इधर आइए, इधर आ जाइए, बस कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। देखो ये लॉन पेयर कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, हटा दो बिल्कुल, देखो ही मत इसकी तरफ। जो चीज़ कॉमन होती है वो फैक्टर नहीं रहता, फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहता। और मैं जानता हूँ ये बात कि अब मेरे पास डेटा आता ही है, मैं ये बात जानता हूँ कि एस करेक्टर बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब तक? जब साइज ना टकराए। साइज फैक्टर है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि साइज के बढ़ने से रिपल्शन बढ़ता है सर। चलो इधर आ जाओ प्यारे बच्चों। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है क्या? और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, साइज चलो साइज वाइज छोड़ो, मैं अगर बेसिक थ्योरी लगाऊं तो मेरे दिमाग में ये बात आती है, इसका क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से जो मेरा पैरामीटर है, पहले मैं वही लगाऊंगा सब पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने पर एस करेक्टर क्या होना चाहिए सर? कम होना चाहिए। एस करेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल सर कम होना चाहिए। चलो सर बात समझ में आ गई आपकी। चलो इधर आ जाओ सर। क्लोरीन, सर क्लोरीन की नो डाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नो डाउट इस एस करेक्टर क्या होना चाहिए? कम, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में कंपेयर करें तो थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन में अगर मैं देखूं तो साइज जो फैक्टर है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, और यहाँ पर कौन आ जाएगा उसके बाद? जो है क्लोरीन का साइज ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, जो हमने सीखा। आओ जरा इधर देख लो, अब सुन लो ध्यान से, सुन लो भाई ध्यान से। ये एंगल, इस वाले एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना? पता लगे यहाँ से कोई एंगल बिठा दो, लॉन पेयर के साथ बॉन्ड का कोई एंगल नहीं है, ठीक है ना? ध्यान से सुनो, इधर सुनेंगे सही बच्चे। सर यहाँ आ जाते हैं, सर देखना सर यहाँ हाइड्रोजन है, सही है क्या? और हाइड्रोजन है तो इसका एस करेक्टर क्या होना चाहिए जी? कम, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सर ये क्या है? मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एस करेक्टर क्या होना चाहिए बेटा? ज़्यादा, और एस करेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों यार एक बात तो मुझे समझ में आई है, क्या मेरे पुराने वाले मेथड से सबसे ज़्यादा जो आंसर आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? बी का। उसके बाद जो आंसर आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? सी का। और उसके बाद जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ए का। बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बी सी। अब कैसे? बिना सर पैर की बात नहीं है, सुनो ध्यान से। देखो सर बी वाला जो फैक्टर है ना वो अपनी जगह इसलिए है
बी वाला फैक्टर अपनी जगह इसलिए है क्योंकि मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साइज को कंपेयर करूंगा, तो कंपेरेबल साइज है, लेफ्ट राइट साइज घटता है। नहीं आई बात समझ में? गेम समझ में आया? तुम क्या करने लगे, तुमने दिमाग बैठाया फ्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता हो जैसे। नहीं, कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कुछ तो बोलो, समझ में आ रही है? और जब मैंने साइज पढ़ाया तो बताया था आपको, साइज जब पढ़ाया था एनाइन का साइज, कैटाइन का साइज, तो गेम सिखाई थी आपको कि किसका साइज मैक्सिमम, किसका साइज मिनिमम, ठीक है ना। चलो बात समझ में आ गई। तो सर सीधी सी बात है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा एस करेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा और बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में कंपेयर करूं तो मैंने अभी अभी पढ़ाया है, कहाँ गया है कहीं, तो जहां दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किया था और बोला था कि उस केस के अंदर है यहाँ कहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना। इस वाले क्वेश्चन में भी कंपेयर कर सकते हो, इसमें भी इसमें कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं कंपेयर करूं तो बेटा जी किसका ज़्यादा हो जाएगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कुछ बातें पल्ले पड़ी, देखो बड़ा ही सिंपल है। आप इस सवाल को करना चाहते हो ना तो एक बार यहाँ देखो, मैंने बोला देख बेटा ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, मैंने इनमें सीधा सीधा फैक्टर लगाया जिसका नाम था एस करेक्टर। क्या कुछ साइज के बारे में बात हुई? तो फिर तुमने यहाँ क्यों की? नहीं ये बात समझ में? भाई जब यहाँ मैंने HCH लगाया तो मैंने साइज के बारे में बात की नहीं की, जब मैंने यहाँ पर FCF लगाया तो साइज के बारे में बात की नहीं की, तो यहाँ क्यों दिमाग घूमा? क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया था। नहीं यही बात समझ में? भाई अगर मैं HCH का एंगल देखूं, FCF का एंगल देखूं, तो मुझे आंखों देखा पता लग रहा है कि इसका एंगल ज्यादा है भाई, तो यहां भी ज्यादा होगा। और फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, दोनों में कंपेयर करूं, तो भाई क्लोरीन बड़ा फैक्टर है, साइज बड़ा है, तो इसलिए क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को डेटा क्लियर है? ईमानदारी से बता दो, दिल पे हाथ रखो, ईमानदारी से बता दो। मैं जानता हूं 100 में से 60 कहेंगे आ गया है, 40 कहेंगे नहीं आ गया। 40 को क्या करना चाहिए, दोबारा वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि ये वही है जो पेपर में आएगा बेटा, और ये वही है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, इसलिए ईमानदारी के साथ काम करें। बोलो भाई आप ही समझ में आया? क्षितिज लक्ष्य आ गया सर, चलो बहुत बढ़िया सुंदर। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। अब हमारे पास आता है हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज एस करेक्टर और परसेंटेज पी करेक्टर। तो देखिए जरा ध्यान से, देयर इज ए फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू s divided by s minus 1, right? It can also be written as p minus 1 divided by p. Here s is the percentage s character and p is the percentage p character, right? See, चलिए एक सवाल है मेरे पास, इससे पता लगेगा कि आप लोगों को कितना डेटा क्लियर है। कैलकुलेट द परसेंटेज p करेक्टर एट लॉन पेयर ऑफ अमोनिया, एट लॉन पेयर ऑफ अमोनिया। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर मैं अमोनिया का फोटो बनाऊं आप लोगों के लिए, तो क्या अमोनिया का फोटो ऐसे बनेगा? आप कहेंगे सर ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि अमोनिया का फोटो कैसा बनना चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए, राइट? चलिए मैं अब यहाँ लगा देता हूँ कि क्या मैं ये बात जानता हूँ कि अमोनिया के बीच का जो एंगल होता है HNH बॉन्ड जो होता है, इसका एंगल मेरे पास आता है 107 डिग्री। यस और नो? बात समझ में आ गई आप लोगों के? चलिए मैं एस करेक्टर को निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं एस करेक्टर को निकालने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो पी से भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पी करेक्टर बोला है तो ये भी निकाल सकते हैं, पर लेकिन मैं जानबूझकर इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपका जो दिमाग है वो चीज़ों को जो है पकड़ना सीख जाए। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी, सबसे पहला काम ये है कि मुझे परसेंटेज एस करेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, cos थीटा विच इज इक्वल टू एस एस माइनस 1, राइट? ये बात समझ में आ रही है सभी को? सर ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है हम लोगों को। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, cos थीटा की जगह में थीटा क्या लगाना पड़ेगा मुझे बताइए? यहाँ दे रखा है 107 की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट, क्योंकि यही एंगल है मेरा। यहाँ से s और ये आ जाएगी पिक्चर कितनी, s माइनस 1। ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने -0.30 विच इज इक्वल टू s माइनस 1। इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इट इज -0.30 s प्लस 0.30 विच इज इक्वल टू s ओनली। यस और नो?
तो ये डेटा समझ में आ गया। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो इट इज़ 0.30 विच इज़ इक्वल टू, आई थिंक कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो 1.30 है ना, एस। एस इज इक्वल टू 0.30 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 1.30। अब बिल्कुल सही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.23, राइट। तो ये परसेंटेज एस करेक्टर आ गया मेरे पास, परसेंटेज एस करेक्टर आ गया ये इस बॉन्ड के लिए कितना 0.23। तो बेटा ये भी कितना होगा सर, ये भी हो जाएगा 0.23, ये भी डेटा कितना हो जाएगा 0.23। क्यों ना इनको ऐड कर दिया जाए, तो ये इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 9 और ये 6 यानी कि 0.69 वैल्यू आ जाएगी। ये सही है गलत है बताओ। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं 100% वैल्यू मानूंगा तो यहाँ पर कितनी मानूंगा बेटा 1.00। भाई टोटल एस करेक्टर तो कितना होगा 1 ही होगा, तो इसका मतलब यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये वैल्यू बनती है मेरे पास 0.31। 0.31 ये किसका एस करेक्टर आया है बताना जरा सर, ये इसका एस करेक्टर आया है 0.31, सही है क्या। और मुझसे पूछा गया है इसका पी करेक्टर बता दो। अगर एस करेक्टर 0.31 है तो पी करेक्टर कितना हो जाएगा सर, ऑब्वियसली अगर ये एस करेक्टर है तो पी करेक्टर 0.69 हो जाएगा। और परसेंटेज की बात करूंगा तो कितने परसेंट हो जाएगा 69। अब जरा ऑप्शन देखना, ऑप्शन है क्या ये मोर देन 75% है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये 75% है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये 100% है, बिल्कुल नहीं है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लेसर देन 75%। देखिए आप अपने तरीके से इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम लोग डायरेक्ट ही क्या वैल्यूज पुट कर लेते, डायरेक्ट ही यहाँ पर P वाला फॉर्मूला लगा देते। मैंने यहाँ S वाला जानबूझकर लगाया है ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, और भी अच्छी तरीके से ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज P करेक्टर एट लॉन पेयर ऑफ वाटर। क्या निकालना है, लॉन पेयर ऑफ वाटर। अच्छा यहाँ दोनों लॉन पेयर के बारे में बात नहीं हुई, यहाँ बोला एक लॉन पेयर का निकालना है, ठीक है ना। आपको एक लॉन पेयर का पी करेक्टर निकालना है, परसेंटेज पी करेक्टर। चलिए भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, वाटर का फोटो कुछ ऐसा होता है। आप अगर याद हो आप लोगों को, हमने VSEPR में बात लिखवाई है, ये एंगल अप्रॉक्स 104 होता है। और मैं 104 को अप्रॉक्सीमेशन के साथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि ये डेटा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, ये गिवन वैल्यू है। तो मुझे बताइए क्या कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है सर, हमने जो कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज S-1। अगर मैं परसेंटेज एस करेक्टर ही निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर, कॉस 104 इज इक्वल टू S-1। ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी, -0.255, यस और नो। और विच इज इक्वल टू S-1 मल्टीप्लाई कर दो, चलो -0.255 S माइनस माइनस प्लस 0.255 विच इज इक्वल टू S, यस और नो। अगर इस वैल्यू को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो 0.255 विच इज इक्वल टू 255 S। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, बताइए। अगर यहाँ से S की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा सर, इट इज 0.255 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1.255। बोलो बात समझ में आई क्या, बताइए। क्या ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग बैठेगा 1/5 बैठेगा, और 1/5 का मतलब हो जाता है 0.2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। तो एक बॉन्ड का, इस वाले बॉन्ड का एस करेक्टर तेरे पास 0.2 है और इसका कितना है बेटा 0.2, दोनों को ऐड कर ले। तो नीचे अगर मैं एस करेक्टर की बात करूं तो ये वैल्यू आ गई 0.4, तो ऊपर एस करेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, लॉन पेयर वाला एस करेक्टर कितना आ जाएगा, दोनों लॉन पेयर का। क्या बोलोगे बताओ, या ऐसे कर लो, सुनो ऐसे कर लो, यहाँ पर एस करेक्टर की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारे पास सर, यहाँ पर मेरे पास एस करेक्टर की वैल्यू आई है 0.4 आई है। अगर मैं यहीं पर पी करेक्टर निकालना चाहूँ, भाई 0.4 आई है, पी करेक्टर निकालूंगा तो क्या 0.6 नहीं आएगा, बोलो आएगा बिल्कुल। अब अगर मैं ऊपर मूव करना चाहूँ, भाई ये तो पी करेक्टर इस वाले बॉन्ड का है, इस वाले बॉन्ड का है या ना। अच्छा ये तो दोनों का मिला के हो गया ना, तो अगर मैं पी करेक्टर ऑफ ईच बॉन्ड निकालूं, इस वाले बॉन्ड का निकालना चाहूँ तो दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.3 आएगा कि नहीं आएगा। बात को समझना बच्चों, यहाँ पर क्लू है। ये 0.3 क्यों आया, क्योंकि सर ये तो आपने ऐड कर लिया था ना दोनों को, बोलो भाई। अगर मैंने दोनों को ऐड कर लिया है
तो अगर ईच का निकालूं, इसका निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे बता। सर इसके केस में वैल्यू आ जाएगी 0.3, यानी कि 30% वैल्यू आ गई। अगर एक का एस करेक्टर 30 मतलब पी करेक्टर 30% है तो ऊपर वाले लॉन पेयर का कितना हो जाएगा 70%, एक तरीका। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, बहुत ध्यान से थोड़ा सुनने की कोशिश करेंगे। देखो कन्फ्यूजन हो जाता है इसके अंदर, जब लोग इसका सोल्यूशन करते हैं ना तो इसका कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा अप्रोच लगाता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है बताओ। सर एस की वैल्यू आई है आपके पास 0.2, ये बात सही है, बिल्कुल सही है सर। चलो 0.2 वैल्यू आई है मेरे पास इस वाले बॉन्ड की, ये एच है ये एच है, भाई की वैल्यू 0.2 है और भाई की वैल्यू भी क्या है 0.2 है, समझ गए। ये भाई साहब अपना लॉन पेयर और भाई साहब ये भी अपना क्या है लॉन पेयर। लेकिन याद रहे ये परसेंटेज एस करेक्टर है, क्या ये परसेंटेज एस करेक्टर। प्यारे बच्चों मतलब मैं ये कह सकता हूँ परसेंटेज एस करेक्टर दोनों को मिला दूंगा तो 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई आएगा। परसेंटेज एस करेक्टर 0.4 आना ही चाहिए इस केस के अंदर। अगर मेरे पास परसेंटेज एस करेक्टर 0.4 आ रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों के पास इससे ऊपर ही क्या है लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर का एस करेक्टर कितना आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 0.6 आएगा। सही बात। ये दो लॉन पेयर का एस करेक्टर है, कितने लॉन पेयर का एस करेक्टर है, दो लॉन पेयर का एस करेक्टर है। तो मुझे बताइए एक लॉन पेयर का एस करेक्टर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 0.6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.3। बहुत बढ़िया, ये तो एस करेक्टर है बेटा जी। जब मैं पी करेक्टर की पूछूंगा एक ही लॉन पेयर के तो आप क्या बोलेंगे सर 0.3 आया है एस, तो पी कितना होगा 0.7 होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा बी। होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आराम से कैलकुलेशन करना बेटा जी, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले आप लोग क्या काम करें, इंडिविजुअली एटम का एस करेक्टर निकाल लो। जब एटम का निकाल लोगे बॉन्ड पेयर का तो लॉन पेयर का जस्ट क्या हो जाएगा, एक में से माइनस होकर वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने लॉन पेयर का यहाँ निकाला, दोनों लॉन पेयर का निकल गया, मुझे एक लॉन पेयर का निकालनी है वैल्यू। तो एक लॉन पेयर का अगर एस करेक्टर एक लॉन पेयर का 0.3 है तो इसी का पी करेक्टर कितना होगा 0.7, यानी कि 70% इस सवाल का आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे एक छोटा सा सवाल है परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ SBH बॉन्ड इन SBH बॉन्ड इन SBH3। ये सवाल है पूरा, इस 0.5%। प्यारे बच्चों SBH3 का फोटो कुछ ऐसा बनता है, क्या बताओ जरा। और इसमें एक लॉन पेयर ऐसा बन रहा है और इसकी जो परसेंटेज है दैट इज 0.5%। कितने परसेंट है बेटा 0.5%। आपसे पूछ रहा है प्रिडिक्ट द परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ दिस ऑर्बिटल, है ना, यही तो पूछ रहा है। ये तो महा सिंपल सवाल हो गया भाई, ये तो महा सिंपल सवाल हो गया, क्योंकि 0.5 0.5 0.5 यानी कि ये 1.5 है। ये तो नीचे वाले का एस करेक्टर है तो ऊपर वाले का एस करेक्टर कितना हो जाएगा सर 1 में से, या मैं बोलूँ परसेंटेज की फॉर्म में इसने पूछा हुआ है तो 100 में से 1.5 माइनस कर लेना, हाँ या ना। तो ये डेटा कितना आ जाना चाहिए 98.5 आ जाना चाहिए। है कोई ऑप्शन, बिल्कुल सही सवाल, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बेहद सिंपल है। अगर एक बार आपको इसकी फिलॉसफी समझ में आ गई ना, इसका लॉजिक समझ में आ गया, तो इससे सिंपल कोई सवाल नहीं है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को ये डेटा क्लियर है उनको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि उनका एग्जाम क्लियर होने वाला है। जिनको नहीं है भाई एक बार फिर से ठीक से वीडियो को देखो, तसल्ली से देखिए, शांत इलाके में वीडियो देखोगे, चीज़ों को करना शुरू करोगे तो जब कहते हैं ना जब बाहर की आवाज़ें कम होती हैं ना तो अंदर की आवाज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उस टाइम पीरियड में चीज़ें और भी अच्छी तरह समझ में आती हैं। चलिए थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही।